बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है कोरोना वायरस और पाकिस्तान की सूरत हाल। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं इनका तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हमीद भुट्टो साहब, तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, मेहरबानी। कैसे हैं भुट्टो साहब, ठीक ठाक हैं? भाईजान कोई भी इस वक्त पाकिस्तान में ठीक ठाक नहीं है। सब इस कोरोना वायरस की वजह से एक क़यामत के मंजर को क़यामत से पहले ही देख रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई भी इतना ठीक ठाक नहीं है, परेशान सब हैं, मगर ये परेशानी अपनी एहतियात करने के बाद जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी एहतियात करें और उसके बाद रिलैक्स होकर बैठ जाएं, कुछ ऐसा ही होना चाहिए। खैर जनाब, आज इस हवाले से आपसे बड़ी एक गुफ्तगू रहेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम का ये जो हिस्सा है इसमें ताउन किया है हमारे साथ, और मुझे एक रिपोर्ट जो है वो शेयर करनी है नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे 2018 के हवाले से। उसके मुताबिक पाकिस्तान में हर चौथा बच्चा आयरन की कमी का शिकार है, और आयरन की कमी आपके बच्चे के आज और कल दोनों पे असरअंदाज हो सकती है। आयरन की कमी की वजह से आपका बच्चा घर, स्कूल और ज़िंदगी के हर पहलू में पीछे रह सकता है। ध्यान ना दे पाना, थकावट का एहसास, सांस फूलना और बार बार बीमार पड़ जाना आयरन की कमी की अलामात हो सकती हैं, जो कि साफ जाहिर भी होती हैं। 6 माह की उम्र से ही अपने बच्चे को भरपूर ग़िज़ा देना शुरू कर दें ताकि वो ज़िंदगी के हर पहलू में आगे बढ़े। हमने अहद करना है कि आयरन की कमी को एक नेशनल इशू बनाना है हमने, और इसका डट के मुकाबला करना है। तो आवाज़ बुलंद करें, अहद करें कि आयरन की कमी अब नहीं। ये था पैगाम जो मुझे आप दोस्तों के साथ शेयर करना था। अब आते हैं हमीद भुट्टो साहब से बात करते हैं। हमीद साहब, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एंकर पर्सन्स के साथ जो है वो मीडिया पर्सन्स के साथ उन्होंने एक ख़ुसूसी गुफ्तगू की। उस हवाले से क्या बयान करना चाहेंगे? क्या क्या चीदा बातें क्या थी इस कल की मीटिंग की तरह, इस बारे में बताइए। फ़हीम भाई मेहरबानी आपकी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अक्सर मीडिया के लोग बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं, और ख़ास करके मैं खुद काफ़ी उसको तनकीद का निशाना बनाता रहा हूँ। उसकी वजह है कि वो जिस तरह समझाना चाहते हैं हम लोग उस तरह समझ नहीं पाते। कल उसने बड़ी पॉजिटिव बातें की है। जो पाकिस्तान जो इस वक्त माशी तौर पे बहुत हम पीछे जा चुके हैं, उस सूरत हाल में उसने जो माशी पैकेज दिया है बड़ा ज़बरदस्त लोगों के लिए दिया है। एक पॉजिटिव साइन है कि 1165 अरब रुपए उसने गरीबों के लिए इमदाद के लिए देने की बात की है, जिसमें मजदूर तबका जो खासकर कोरोना के वायरस से मुतासर हो रहा है उनको देने के लिए उसने बात की है। और बिजनेसमैन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फैक्ट्री चलाने के लिए पैसे देने की बात की है। और जहाँ पे जो हमारे वायरस के तबाही हो रही है, लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं, उनके लिए पैसे देने की बात की है। साथ साथ उसने जो बैंकों से सूद है उसमें 1.5% कमी की भी बात की है। तो बड़ी पॉजिटिव बातें हैं। मगर अब सारी जो हिज़्ब इख्तिलाफ और बाकी लोग जो मीडिया उसके बाद हम चीख पुकार कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर है, हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इन गरीबों को किस तरह पैसे दिए जाएंगे। यहाँ पे कोई पाकिस्तान में लिस्टें तो बनी नहीं कि कौन गरीब है कौन अमीर है, और कोरोना मुतासिर जो है क्या वो अब तो आज की सुबह की बात करें 990 लोग पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं जो यहाँ पे सूरत हाल है, वबा के शिकार हैं। तो हमारे लोगों में अभी तक वो खौफ हरास जिस तरह होना चाहिए वो नहीं है। हुकूमत सख्ती कर रही है, मगर लोगों में वो जो शऊर होना चाहिए, पूरी मीडिया आप हम सब लोगों में शऊर तो दे रहे हैं। वो वज़ीर आज़म भी मुसलसल शऊर देने की बात करता रहा। और कल बड़ी ज़बरदस्त बात उसने की कि पाकिस्तान के अंदर है गुर्बत है, गली महलों में गुर्बत है। अगर हम पूरा कर्फ्यू लगा देंगे, कर्फ्यू लगा भी सकते हैं, मगर वो जो गरीब जो बैठा है गली महले में उसको खाना कौन देगा? तो ये बड़ी बात मुझे उसकी जो आंखों में चमक थी, जो गरीबों के लिए मोहब्बत की, वो एक अंदाज मुझे खुद अच्छा भी लग रहा था कि हमारा वज़ीर आज़म कम से कम एक गरीब सोच रहा है, दर्द रख रहा है। उसके अंदर भी आवाज़ तो है। बाकी लोग तो कह रहे जी कर्फ्यू लगा दो, बंद कर दो, मगर गरीबों के लिए उनके दर्द नहीं सिर्फ बंद कर दो,
बंद करना मसला नहीं है, जो वज़ीर आज़म हमारी बात कर रहा था, पैसे भी दे दिए, सब कुछ दे दिया। और बड़ी ये भी पॉजिटिव बात है कि उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे गरीबों को आसानी से पैसे मिल सकें। और ये भी बड़ी पॉजिटिव बात की है कि जो बिजली का बिल है वो 3 किस्तों में लिया जाएगा। तो मैं समझता था 3 किस्तें भी गरीब अफोर्ड अब नहीं कर पाएगा। जो उन्होंने कहा जी वो जो जिसके 300 यूनिट चलते हैं वो 3 किस्तों में बिल देगा। और जो अच्छा, ये वाले 2-3 महीने जो है ना, ये आगे कई महीने लग जाएंगे ये लेवल करने के लिए। मैं समझ रहा हूँ कि अगर हमें सिर्फ 15 दिन में हमारे क्राइसिस ठीक होते जो नहीं होंगे, कम से कम महीना लग सकता है। आने वाले वक्तों में 1 महीने के बाद फिर आपका रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, तो फिर रमज़ान ये समझिए कि 3 महीने हम तो वैसे ही सारे कारोबार चीज़ें कम हो जाती हैं। तो इसके जो नतायज होंगे वो आने वाले वक्त में 20 साल तक हमें भुगतना पड़ेगा। ये 20 साल तक मैं नहीं समझता कि जी जो हमारा ये 1 महीना है, ये हमें 1 महीना कम से कम 20 साल तक आगे मुख्तलिफ हालात में धकेलेगा। वहाँ पे हमें गुर्बत देखनी पड़ेगी, कारोबार की तबाही देखनी पड़ेगी, और पूरी दुनिया का जो नक्शा है वो मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल आपको चेंज नजर आएगा। आपके सारे एयरपोर्ट्स पे आपको कोरोना से लेके मुख्तलिफ वायरस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से चेक किया जाएगा, उसकी देखा जाएगा कि कोई ऐसी बीमारी और कोई वायरस से जिस तरह की चीजें आई तो बहुत सारे और वायरस भी आ सकते हैं। आने वाले वक्त में वैक्सीनेशन बच्चों को करवाई जाएगी। इस तरह पूरा जो भी आप एयरपोर्ट से जाएंगे, जैसे पोलियो के कतरे पिलाए जाते थे, ऐसे मुख्तलिफ वायरस से बचने के लिए कोई ऐसे कतरे पिलाए जाएंगे। और कारोबार और ट्रेवल, आपका जो सियाती मकाम है पूरी दुनिया के, मैं समझता हूँ 20 साल तक वो ठीक होना या उनको ठीक करना मुमकिन नहीं होगा। दूसरी बात जो कल जो सऊदी अरब ने बात की है कि हो सकता है कि हम आने वाला जो हज है वो भी शायद लोग जो ट्रेवल और जो होटलिंग है बुकिंग नहीं करे, शायद वो होगा या नहीं होगा, फैसला करेंगे। अभी बुकिंग उन्होंने कल ये फैसला कर दिया कि हज में अभी काफी महीने बाकी हैं, फिर भी एक तशवीश का इज़हार किया। होटलिंग और ट्रेवलिंग का रोक दिया है और पूरी दुनिया की जो ट्रेवलिंग का सफर है वो रुकता हुआ जा रहा है। तो ये सूरत हाल में नहीं समझ रहा कि पाकिस्तान लेके कोई भी इसको रोक सकेगा। जरा इस हवाले से बात करते हैं, एक छोटा सा वक्फा है, वक्त से वापस आते हैं तो बात करते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और जनाब हमीद भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तजियाकार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि दुनिया के नक्शे पे इस आलमी वबा के बाद हमें एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी इस हवाले से, क्योंकि तकरीबन पूरी ही दुनिया इस वक्त लॉकडाउन है। अरबों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो अपने अपने घरों में महसूर हैं। तो आपको क्या नजर आता है कि इसकी वैक्सीनेशन वगैरह आने के बाद भी जब ये वबा बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी? और उस आलमी मईशत को पाकिस्तान के ऊपर अगर रख के देखा जाए तो पाकिस्तान पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? फहीम भाई, ज़बरदस्त आपका सवाल है। पाकिस्तान की मैशत तो पहले ही हम काफ़ी पीछे रहे हैं और आगे नहीं बढ़े थे, हमारी चाहे एक्सपोर्ट हो इम्पोर्ट हो। मगर इस सूरत हाल मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को अभी मौका मिला है, अल्लाह सही ने हमें बड़ा मौका भी दिया है कि हम इस वबा से निकल के कम से कम एक कौम बने, जो हम एक कौम नहीं बन सके। मगर इस वक्त हमारे सारे पॉलिटिकल लोग जितने भी हैं, चाहे इक़्तिदार में हैं चाहे इसमें इख्तिलाफ में, वो कम से कम इस वबा में थोड़े से मजहब तरीके से बात भी करने लगे हैं। एक दूसरे को जो गाली गलोच और गिरबान पकड़ने वाली बातें थी उससे हट के थोड़ा सा उनको शायद क़यामत से पहले क़यामत नज़र भी आ रही है कि मरने का खौफ भी शायद उनको नज़र आ रहा है कि थोड़े से उनमें एक लचक पैदा हुई है कि कम से कम पाकिस्तान के लोगों के लिए सोच रहे हैं। वो चाहे अपने इक़्तिदार बचाने के लिए, अपने मफादात के लिए, जिस वजह से भी कहें, मगर थोड़ी सी अक्ल उनको आ रही है। जब हमें अक्ल आएगी तो कम से कम एक मुत्तहद कौम बन के वायरस से लड़ सकते हैं, अपनी सियाहत को भी आगे बढ़ा सकते हैं। कम से कम पाकिस्तान के अंदर जो कत्ल गारतगरी, दहशतगर्दी और बहुत सारे अनासर, लूट मार, मोबाइल छीनना, एक दूसरे का गिरबान लेके करप्शन, उससे तो कम से कम हमारी अभी थोड़ी सी निजात मिलने की तरफ हम जा रहे हैं। इकोनॉमी को मैं सोच रहा हूँ कि पूरी दुनिया जहाँ पे पीछे जा रही है तो पाकिस्तान की इकानमी को धचका तो लगेगा और आने वाले 10-15 साल में इतना वो जल्दी कोई, जैसे मैंने पहले भी कहा, ठीक नहीं हो पाएंगे। उससे हमें बेहतर है कि हमें अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें, अपनी एग्रीकल्चर को, अपनी बाकी चीज़ों को हमें ठीक करके इकानमी बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास खुदा ने हर नेमत दी है, वो चाहे पत्थर से लेके समंदर तक हमारे पास चीज़ें तो मौजूद है, मगर हम उन नेमतों से फ़ायदा नहीं लेते और करप्शन के बीच चढ़ते। सिर्फ पाकिस्तान अपनी करप्शन बंद कर दे, पैसे इस मुल्क के लोगों पे लगे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया के अच्छे ममालिक में इस वबा के बाद बन सकता है, वो सामने आ सकता है। और दुनिया के साथ हम जो
आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें देखना पड़ेगा कि जब ये वबा ख़त्म होती है उसके बाद हमारी क्या हालत बनती है, कहाँ पे पूरी दुनिया किस तरफ खड़ी होती है, कहाँ हमें रुकना पड़ेगा। तो वबा के बाद जो आपने कहा जो मेडिसिन बनेगी, यकीनन मेडिसिन पूरी दुनिया बना रही है। अमेरिका का सदर कुछ दिन पहले वो बता चुका है कि जी हम लोगों ने मेडिसिन बनाई है, और चीन ने भी कहा कि मेडिसिन बनी है, और बहुत सारे हमारे साथी भी करें जो मलेरिया की दवाइयाँ हैं वो उससे मिलती जुलती जी हाँ, वो इनके साथ दवाइयों की बात के मुंह से एक दवाई का नाम निकला है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जो कि एंटी मलेरिया ड्रग है, जिसके बारे में कोई वाज़ेह तौर पे तस्दीक नहीं की गई थी, मगर वो उसकी ट्रम्प के मुंह से निकले हुई इस बात के बाद मुख्तलिफ ममालिक ने तजुर्बात शुरू किए। फ्रांस में भी तजुर्बात हुए और कुछ और जगहों पे भी डॉक्टर्स हजरात ने इसके साथ कुछ एक दो मेडिसिन और मिक्स करके इसको जो है इसके पॉजिटिव रिजल्ट सामने आना शुरू हुए हैं, मगर अभी तक वाज़ेह तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि यही इसकी दवा है। मगर एक चीज देखें, ट्रंप के मुंह से एक दवा का नाम निकला, वो कोई डिस्प्रिन भी तो हो सकती थी, ठीक है, एक ऐसी ही दवा क्यों जिससे मरीजों को फायदा होना शुरू हुआ, एक चीज। नंबर 2, आज की अखबार में मैं पढ़ रहा था, यहाँ पे ट्रंप बयान दे रहे हैं, कहते हैं कि कोरोना के बायस शटडाउन करना मुल्क तबाह कर सकता है, ठीक है, नज़ले और कार हादसात में सालाना हजारों अफराद हलाक हो जाते हैं, तब मुल्क बंद नहीं होता। अमेरिका बंद होने के लिए नहीं बना, 12 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म कर दूंगा। ये इतने पुर यकीन कैसे हैं कि ये सारे लॉकडाउन खत्म हो जाएंगे और ऐसी की तैसी मुल्क कुछ नहीं होगा? फहीम भाई ज़बरदस्त आपने सवाल सामने लेके आए हैं। अमरीकी सदर जिस तरह बातें कर रहा है और हालिया वहाँ के अमरीकी सहाफ़ियों ने जिस तरह उसको रगड़ा है ट्रंप को कि जी ये वायरस के जो जिम्मेवार हैं, वो जैसे उसने नाम लिया कि चीन में वायरस का जिम्मेवार है, तो उन्होंने खुलेआम उसको अपने सहाफ़ी ने अमरीकी सहाफ़ी ने कहा कि इसके जिम्मेवार आप हैं, इस सारी तबाही के जिम्मेवार आप हैं। तो जब अमरीकन सहाफ़ी खुल के अमरीकी सदर को मुँह पर बोल रहे हैं कि इसके जिम्मेवार आप हैं, और चीन चीखे मार रहा है, रूस चीखे मार रहा है, बहुत सारे ममालिक चीखे मारे कि इसकी जिम्मेदारी जो ये हथियारों के बजाय ये जंग है आपका वायरस की, तो ये वायरस सारा वहाँ से निकला है। अब इसका सच है या झूठ इसको तो हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या है, मगर इसके पीछे कुछ है। ऐसे नहीं है कि दाल में काला नहीं है, दाल में काला है, किसी की ये कोई एजेंडा है, आलमी कोई एजेंडा, कोई कहानी है। इसके बगैर वायरस कैसे निकलेगा, क्यों आएगा पूरी दुनिया के अंदर? इस वक्त 160 ममालिक इस वायरस में, और बहुत सारे ममालिक अभी तक इससे बचे हुए हैं जो इन लोगों से दूर हैं, तो वो कैसे बच गए? बाकी ममालिक में इस तरह कैसे वबा आ रही है? और ज़्यादातर वबा वहाँ पर ये आके फैली जो अमरीकन दुश्मन ममालिक थे, जहाँ जिनको अमरीकन उनकी तरक्की से जल रहा था, जहाँ उनकी तरक्की उनको नहीं समझ में आ रही थी, जैसे ईरान में आया, चीन में आया, तो बाकी वबा वहाँ से निकल गई। इटली, यूरोप को देख लें, खुद अब उस आग में अमेरिका खुद जल रहा है। न्यूयॉर्क बिल्कुल आपका बंद पड़ा है, और बहुत सारे अमेरिका के शहर बिल्कुल बंद चुके हैं। बहुत सारी हलाकतें अमेरिका में हो चुकी हैं, मगर वो वहाँ पे की मीडिया और बाकी चीज़ें वहाँ पे छुपा रही है, वो चीज़ें सामने उस तरह से नहीं आ पा रही। बाकी हम एक दूसरे को मीडिया को देख के दूसरी मीडिया उसको वबा को आगे लेते जा रहे हो। जैसे आपने बात की कि जैसे अमेरिकी सदर खुद कह रहा है कि जी बाकी बीमारियां दुनिया में बहुत हैं, अगर खाली बात की जाए पाकिस्तान में, तो दिल के अमराज में रोजाना आपके पाकिस्तान में 30 से 40 लोग, कभी 50 लोग आपके कार्डियो में डेली मर जाते हैं। हमने उस वबा पे इतनी बात नहीं की। कैंसर के मरीज है, नहीं वो तो एक मर्ज है ना, मर्ज है, ऐसी कैंसर है, कैंसर एक मर्ज है, उसमें भी आपके पाकिस्तान में डेली से 40 से 50 का रेशो है लोगों के मरने वाला। हम उस पर नहीं बात करते। जैसे आपने शुरू में आप बात की कि गिजा की, जो बच्चों की जो गिजा होती है, आयरन की कमी, जैसे थर की बात की गई, बहुत सारे हमारे कराची से लेकर सब जगहों पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो उनमें आयरन की कमी की वजह से वो हलाक हो रहे हैं। मगर उन बीमारियों के लिए कोई दवाई बहुत सारी है हमारे पास, ऐसे ही एलर्जी है, अस्थमा है, टीबी है, उनका इलाज तो मौजूद है सारी बीमारियों का, मगर उन सब के लिए हलाकतें तो हो रही हैं, मगर उनको लिए हमने संजीदा हो के अस्पतालों में काम नहीं किया, वो चीज़ें प्रैक्टिकल वो नहीं हो पाई, लोग तो मर रहे हैं। मगर इस वबा पे जिसका हमने इलाज आज तक दराफ्त नहीं किया, पूरी दुनिया को बंद करके, लॉकडाउन करके, लोगों को क़यामत से क्या पहले क़यामत हमने दिखा दी है। इसके पीछे मैं समझता हूँ, जैसे आपने कहा, अगर तो एक
सीधी सी बात है कि दाल में कोई काला है और कैसे वो आजा हो सकता है। खुदा हमें क़यामत से पहले क़यामत दिखा के लोगों को ये समझाना चाहता है कि जी शऊर कर लें, अपनी इंसानियत को बचाएं, इंसानों की कदर करें। मगर हम इंसानों की कदर करने के बजाय फ़िरक़ों में और बहुत सारी चीज़ों में बट के एक दूसरे का खून पीने के चक्कर में अब कम से कम में सर देखिए, अभी इस मौके पे भी हम लोग जो है इंसानों की कदर करनी पाकिस्तान सर पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करते हैं हम लोग। सर यहाँ पे अभी भी इस वक्त भी एक फिरका वारियत का माहौल गर्म करने की कोशिश की जा रही है, अभी भी पॉलिटिकल स्कोरिंग करने की कोशिश की जा रही है, जब हर एक को पता है कि ये मर्ज जो है ये वबा इनके घर वालों की जिंदगियां भी ले सकती है, तब भी किसी को कोई फिक्र नहीं। तो हम इस तबके के हवाले से बात करेंगे। छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस और पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। अच्छा, वक्फे से पहले हमने कुछ हुकूमती अच्छे पहलुओं के हवाले से बात की और हमने कुछ आलमी जो मईशत के हवाले से और आलमी तौर पर जो सूरत हाल है उस बारे में बात की और अभी मजीद आगे करेंगे इस बारे में। पाकिस्तान में एक पूरा एरिया ऐसा है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में बात करना इंतहाई ज़रूरी है, जो आज भी इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल दौर में, इस आलमी वबा जिसने सबको परेशान किया हुआ है, इस दौर में भी वो फिरका वारियत को हवा दे रहे हैं। और उसके साथ साथ सियासी मैदान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जहां सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं, वहां पे कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो पूरी सियासी स्कोरिंग करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसी तरह हर शोबे में आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक इक्का दुक्का लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने अंदर की नेगेटिविटी जो है वो उसको बाहर लेके आ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? फ़हीम भाई, आपने ज़बरदस्त बात की। इस वक्त काफ़ी लोगों ने फ़िरकावारियत की बात की, जैसे ईरान से हमारे भाई और हमारी बहनें, बच्चे यहाँ पे आए तो उनको कहा कि जी शिया आए, वो लेके आए वबा। जो बात गलत की गई, कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई काफर, कोई इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। सऊदी अरब से हमारे उम्रा करने के लोग आए, उनको लिए भी कहा कि जी उम्रा करने गए थे, तो हमने मजहब के नाम पे एक दूसरे को बड़ा गलत कहा गया। और कहीं भी अमेरिका से आ रहा है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन है, किसी भी, कोई हिंदू है, जिस भी मजहब से, उसका मजहब वो जाने, उसका खुदा, अल्लाह, भगवान, उसका जो भी है, जिसको जो मानता है वो उसका वो जाने। हमारा उससे किसी को फ़िरके वारियत के नाम पे कोई बात करना, किसी को काफर करार देना, किसी को मुसलमान, किसी को हिंदू, किसी को सिख करार देना, ये नहीं। इस वक्त पूरी वबा जो है वो इंसानों के लिए, किसी मजहब के लिए नहीं। अगर बात कर देखें तो इस वक्त हमारे जो, अगर मुसलमानों की बात की जाए, जो हमारे काबा है, वहाँ पे उसको हाथ लगाने पे दूर करके उनको लोगों को आने दिया जा रहा है। और मस्जिद नबी से लेके बाकी जगहों पे बहुत सारी नमाज हम नहीं पढ़ पा रहे। तो इससे ज़्यादा हमारे लिए काफ़ी क्या मकाम हो सकता है कि वहाँ पे दुनिया में ये वायरस फैल रहा है। आप करें कि आपके 200 से ज़्यादा चर्च बंद हैं, सारी दुनिया के जितने भी आपके मजहबी अकीदे हैं, वो बड़ी बड़ी इबादत गाहें इस वक्त बंद पड़ी हैं। वहाँ पे हम पाकिस्तान में आके किसी को कहें जी शिया, सुन्नी और बाकी बात करके उनको लड़ाएं और बात करें, तो ये मैं समझता हूँ इंतहाई जहालत से बदतर कोई बात नहीं हो सकती। हमें सिर्फ इस वक्त दुआ देनी चाहिए कि पूरा जो इंसानियत है, जब इंसान बचेंगे तो हमारे मजहब बचेंगे, हमारे मुल्क बचेंगे, हमारी कौमें बचेंगी, हम खुद बचेंगे, हमारी फैमिलियाँ बचेंगी। हम सब अपनी फैमिलियों के लिए बड़े अहम है। हाँ, जहाँ को बहुत सारे लोग अभी भी, जैसे आपने कहा, तफरीयों पे लगे हुए हैं। वो तफरी उनको शायद समझ में नहीं आ रही कि वो समझ रहे कि हम तफरी करेंगे, घूमेंगे, खेलेंगे, शॉपिंग करेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि उन एक बंदे की बेवकूफ़ी से पूरी उनकी फैमिली सफ़र करेगी, क्योंकि एक बंदा पूरी फैमिली के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो चाहे वो नहीं समझे न समझे, मगर हर फर्द अपनी फैमिली के लिए बड़ी अहमियत रखता है। तो हमें मजहबी और अपनी लसानियत के बुनियादों पे, कौमों के बुनियादों पे, फ़िरक़ों के बुनियादों पे हट के उस जहालत को ख़त्म करके इस वबा के मिल के मुकाबला करना होगा। वो सिर्फ ये है कि हम अपने घरों में रहें, एक एहतियात करें। जब तक एहतियात नहीं करेंगे तो दूसरों के लिए हम खतरे को लेकर पूरी दुनिया की फ़िरका वारियत के हवाले से आपने ये बात की, ये लोग जिसको हवा दे रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये एक इंतहाई गलत बात है। पूरी दुनिया में 250 से ज़ायद ममालिक में ये वबा फैली है, और वहाँ किसी एक फ़िरके के लोगों की वजह से नहीं फैली है, या वहाँ पे सिर्फ ज़ायरीन जो है वहाँ पे नहीं गए थे। एक इसे पूरी दुनिया में फैलना था,
फैल रही है और जो इसके बारे में बेहतरीन इकदाम कर रहे हैं, जो ममालिक जिन लीडर्स ने सही फैसले किए हैं, बर वक्त फैसले किए हैं, वो उन्हें कम नुकसान हुआ है। पाकिस्तान भी इस वक्त उन्होंने सही वक्त पे फैसले किए हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे तनकीद की जा रही है कि यहाँ पे ये करना चाहिए था, उसकी अगर वो किया होता तो आज हमें इतने मतलब इससे भी कम तकलीफ हो रही होती। तो ठीक है, गलतियां इंसान से होती हैं, मगर अभी भी वक्त हाथ से नहीं निकला है, सब कुछ हमारे हाथ में ही है। इंशाल्लाह हम इस पर काबू पा लेंगे। और वो रेलवे के हवाले से कुछ इश्यूज थे, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के हवाले से इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो हो रही थी उसके बारे में सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बंद हो रहा है, तकरीबन बंद कर दी रात को रेलवे, बंद कर दी 12 बजे। वक्त पे चीजें जो हैं वो सारी वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी इंशाल्लाह। पूरे मुल्क के अंदर जहाजों की फ्लाइटें बंद होंगी। सियासी स्कोरिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप देखें कि एक अभी सूरत हाल देखिए, जो अपोजिशन के साहब हमारे शहबाज शरीफ साहब ये आए हैं जब यहाँ पे, तो इन जो हमारे वज़ीर इत्तलाआत हैं उनकी जानिब से बयानात जिस तरह के आए हैं, पब्लिक भी जो है वो दोनों पार्टीज़ के अलग अलग जो लोग हैं अपनी अपनी पसंद के लीडर के हवाले से अपनी अपनी पसंद के बयानात दे रहे हैं, जिसमें दूसरे को जो है बुरा भला कहा जा रहा है कि ये सिर्फ कोरोना वायरस के इस वबा के दौर में हमदर्दियाँ बटोरने आ गए हैं, उंगली कटवा के शहीदों में आने के। आप इस हवाले से अपनी वैसे क्या राय रखते हैं सहाफ़ी होने के नाते? कल एज बिलावल भुट्टो और परसों से जैसे रब्ता हुआ, फिर कल इनकी टेलीफोनिक जो कॉन्फ्रेंस हुई है हमारी वीडियो लिंक से जो हुई है, तो पॉजिटिव बात है कि हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ सोच रहा है और बात भी कर रहे हैं, और सब ने वज़ीर आज़म को भी कहा है कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, बिलावल और शहबाज ने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को साथ खड़े होकर मिल के इसके वबा से लड़ने की बात की है, जो पॉजिटिव बात है। और कोई इस वक्त हुकूमत गिराने से लेके या कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जैसे माजी में होती रही कि जी हुकूमत ये करप्ट है, इसको सिलेक्टेड है, इसको चली जाएगी, वो कहते हैं ये करप्ट है संत वाले, वो इस तरह की जो बातें थी अब कम से कम वो नहीं हो रही। सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमें कोरोना से लड़ना है, ये पॉजिटिव बात है। और शहबाज शरीफ से लेके बिलावल सब आपस में मिल के हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग जब साथ खड़े नहीं होंगे, और वज़ीर आज़म को भी चाहिए कि मैं समझता हूँ कि वीडियो लिंक के साथ जैसे कल इन्होंने वीडियो लिंक पे कॉन्फ्रेंस किया, तो हिज़्ब इख्तिलाफ से लेके सबको एक जगह पे वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उन सबको आपस में मिला जुला के मशवरा लेके सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। अगर इन्होंने अभी भी जैसे आपने कहा कि वो सियासत करते रहेंगे तो उसमें पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान के अवाम को नुकसान होगा। इन्होंने कोई मैकेनिज्म बनाने की अभी ज़रूरत है, मिलके कि सिंध को लेके सब एक मैकेनिज्म बनाए, गरीबों की लिस्टें बनाए, और काफ़ी बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग हैं जो इस वक्त गुर्बत में खड़े हुए हैं, वो जाके किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। मीडिया के हमारे वर्कर्स हैं, उनके लिए कोई पैकेज की बात नहीं की गई। इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस सारी जंग में हुकूमत के साथ मीडिया भी साथ में जंग लड़ रहा है, वो वहाँ का वर्कर लड़ रहा है, वो अपनी जानें हथेली पे रख के, वो सहाफ़ी से लेके एंकर तक, जो कैमरामैन से लेके जो एडिटर बैठा हुआ है, हर बंदा वो इस जंग में साथ खड़ा हुआ है हुकूमत के। तो मैं समझ रहा हूँ कि उन मीडिया वर्कर्स के लिए, मीडिया के इदारों के लिए, अखबारात के लिए, उन सब के लिए भी कोई हुकूमत को पैकेज लाने की जरूरत है। भुट्टो साहब ये बताइए मुझे कि अगर आपसे हम बड़ी क्या कहते हैं अहम सी खबर लेने वाले हैं, मुझे बताएं कि क्या अभी भी इस वक्त भी करप्शन हो रही है? बिल्कुल करप्शन हो रही है। कोरोना वायरस के आड़ में भी करप्शन हो रही है, पहले भी हो रही थी। अगर मैं बात करूं सिंध की या वफाक की या बाकी सूबों में, तो कोरोना वायरस के अवेयरनेस के नाम पे अरबों रुपए पैसे फाइनेंस से लिए जाते हैं, वो वहाँ पे अपनी जेबों में हड़प के जा रहे हैं। जैसे सिंध में बात की गई जी हम गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों को सामान देंगे, इतने लाख लोगों को राशन देंगे। वो राशन तो पैसे दिए गए, वो तकसीम होने के लिए गए, मगर जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो सूरत हाल ये है कि वो ट्रकें की ट्रकें मुख्तलिफ पार्टी अहदेदारों के घरों में जमा होती जा रही हैं। जैसे माजी में सैलाब के अंदर गरीबों को सामान देने की बात की गई, वैसे ही वो सामान गरीबों को देने के बजाय वो जो अमीर तर लोग होते गए थे, मुख्तलिफ पॉलिटिकल लोग, उनके घरों में जमा होता गया। आज भी वही सेम सूरत हाल है कि जो सामान दिया जा रहा है तो वो
जमा होता जा रहा है वो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा, और गरीब में समझ रहे हैं कि शायद हमसे ज़्यादा कोई गरीब नहीं है। तो ये करप्शन का जो आंसर है, तो ये बड़ा अफसोसनाक है, और बड़ी हमें अफसोस और अपने आप पे भी कभी कभी देख के शर्मिंदगी हो रही है कि अगर हम भी सब मीडिया के लोग वही गरीब है, मजदूर है, वर्कर हैं सब, मगर उस तरह किसी के आगे हाथ फैलाने की बात नहीं करते और किसी के ऊपर हाथ दे के भीख देने की नहीं सोचते, एक दूसरे की मदद करने की हम सोचते हैं। यहाँ मदद देने के बजाय किसी की मदद का ऐलान करके जो पैसे खाए जाते हैं, जो बेईमानी की जाती है, ये बड़ा शर्मनाक अफसोसनाक अमल है। और बहुत सारे ऐसे भी NGO समाजी इदारे जो वेलफेयर के नाम पे निकलते हैं, वो रोजाना की बुनियाद पर लोगों को मैसेज कर रहे हैं, वो पैसे ले रहे हैं माजी की तरह, वो भी पैसे हड़प करके किसी गरीब को, किसी मजदूर को देने के बजाय सिर्फ अपने पैसे जमा करना है। तो ये भी हाई टाइम है ये कि वो अपना काम करके अपना प्रोफाइल जो है वो प्रोफाइल बना के पैसे जमा कर रहे हैं। तो ये भी एक आइंदा के लिए उनको काफी ज्यादा फायदा होगा इसके लिए। और कुछ ऐसे इदारे भी हैं, ठीक है, तनकीद अपनी जगह, मगर कुछ ऐसे इदारे हैं जो वाकई काम कर रहे हैं, और इसमें भी कोई रिफाही इदारों का इतना बड़ा रोल है जो फलाह के लिए जो काम कर रहे हैं। हुकूमत भी इन फलाही इदारों को सपोर्ट कर रही है और इनकी सपोर्ट ले भी रही है। जी हाँ, ऐसा ही है। तो अब लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेने की जरूरत है। बिल्कुल फ़हीम भाई, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और कराची या पूरे सिंध के लोग तो नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के अभी भी हिस्सा ले रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग वो जाके खाना बना के घरों से खामोशी से, चपके से अपने महल्ले के लोगों में या गली में लोगों को जाके दे के आ रहे हैं। बड़ा पॉजिटिव लोग हैं। आज भी एक मेरी दोस्त से बात हुई कि उसने कहा कि मैं अपने घर से जोर से शाकिर शाह बता रहे थे कि मैं वहाँ पे जाके खाना ले आ रही, मैं गरीबों को गाड़ी में बैठ के एक एक को देख के, जिसको देख रहा हूँ कोई खड़ा हुआ है उसको दे रहा है। तो ये पॉजिटिव बातें हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त इस तरह से कर रहे हैं, मुख्तलिफ फैमिलियाँ भी कर रही हैं, मगर यहाँ पे जारी बात लोगों को जमा नहीं कर सकते, कहीं बिठा नहीं सकते। नेकी के लिए बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा बहुत सारे नाम ऐसे भी आ सकते हैं, मगर उसमें जो कारोबारी सिर्फ लोग हैं जो सिर्फ कहते हैं कि जी हमें सिर्फ पैसे कमाने, वो वेलफेयर के नाम पे वो पैसे कमा रहे हैं। हुकूमत भी हमारी बहुत सारे लोग ऐसे हुकूमत के अंदर बैठे हुए वो नेकी करने के बजाय पैसे कमा। हुकूमत के अंदर ये सब बुरे भी नहीं है, हमारे सिंध में बहुत सारे ऐसे वजीर भी हैं जो रोजाना की बुनियाद पर अपनी जेब से लोगों को पैसे भी दे रहे हैं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे अच्छे हैं जो लोगों को पैसे भी दे रहे हैं, मदद भी दे रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, नेकी के काम भी कर रहे हैं। हर जगह सब बुरे नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क कौम ये आगे बढ़ रहा है, हम तरक्की कर रहे हैं। सब बुरे नहीं, अच्छे लोग हर माशरे में मौजूद होते हैं। हमें सबको मिलजुल के नेकी करने की जरूरत है। अपने आप को किस तरफ लेके चलना है, आपको किस पलड़े पे अपने आप को रखना है, अच्छे की तरफ या बुरे की तरफ, इसका तायुन मेरा ख्याल हर इंसान अपने खुद से कर सकता है। और डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा पोटेंशियल है, लोगों के अंदर अच्छाई जो है वो नजर आती है। हम देखते हैं जब भी कोई आफत आई है, वो जलजिला हो, सैलाब हो या कुछ भी हो, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उन्होंने इस चीज को नहीं देखा कि हम जो यहाँ से अपनी मदद भेज रहे हैं वो उन लोगों तक पहुंच रही है या आधी रास्ते में खाई जा रही है। जो भी है हम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पहुंचेगा ना, उनके पेट में कुछ ना कुछ तो जाएगा। थैंक यू सो मच हमीद साहब, आप तशरीफ लाए, आपसे बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही। दोस्तों एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम इसी मौजू पे बात करेंगे, और आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास, और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कोरोना वायरस और पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ ताउन किया है लाइफ बॉय ने, जिनके कुछ पैगामात है वो आप दोस्तों तक पहुंचाता हूं। कहते हैं कि कोरोना से फाइट एक आसान गाइड, साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, घर से बाहर जरासीम से फौरी छुटकारा पाने के लिए हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, नज़ला, खांसी और बुखार की सूरत में डॉक्टर से रब्ता करें, तबीयत खराब हो तो घर पर आराम करें, छींकते या खांसते वक्त टिश्यू और मास्क का इस्तेमाल करें। यह है इनका पैगाम। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज के हमारे इस टॉपिक पे बात करने के लिए जनाब खालिद खान साहब। आप एक तजियाकार हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत आपकी सर? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में हुकूमती इक़दाम के हवाले से बात की, कुछ आलमी जो सूरत हाल है उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली हमने। यकीनन अभी भी इस बारे में बात करेंगे।
आप दोस्तों को बताता चलूं कि आप भी राब्ता कर सकते हैं, और राब्ते के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर्स आपको भी नजर आएंगे नीली पट्टी में, इस पे आप कॉल करके कुछ कहना चाहते हैं, अपना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बाकी सारे देखने वालों के साथ, तो आप इस पे राब्ता कर सकते हैं। खालिद साहब, इस वक्त हुकूमत की जानिब से मतलब जो इक़दामात हुए हैं, इनको आप किस तरह देखते हैं? ज़रा इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि जो चैलेंजेस हमारे साथ हैं, क्या वो बाहर की दुनिया के साथ भी हैं? जिस तरह अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोप और बहुत सारे अमीर ममालिक जिनको रोटी की फिक्र नहीं थी जिनके यहाँ, ठीक है, वो इससे किस तरह निपट रहे हैं और हम लोग यहाँ पे किस तरह निपटने की कोशिश कर रहे हैं? हमारी सूरत हाल कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है। हम कर्जों में डूबा हुआ एक मुल्क है, हमारे यहाँ वैसे ही मईशत जो है वो थोड़ा सा मतलब बहुत पीछे चल रही थी, जो काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस जो हैं वो ऑलरेडी बंद थे। अभी ये इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग दाखिल हो गए हैं, तो इस हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं? शुक्रिया फ़हीम भाई। असल में कोरोना वायरस यकीनन पूरी दुनिया के लिए एक नई चीज़ है, और उन ममालिक के अंदर भी है जो तरक्की याफ्ता हैं, उन ममालिक के अंदर भी हैं जो पसमानदा हैं। ठीक है, अब दोनों की तैयारी, दोनों की इमदाद, दोनों के तरीक़ेकार में फ़र्क तो होगा। बिल्कुल सही है। यानी ये नहीं हो सकता है कि हम वो तवक्कुआत लगाएं जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक ने किए हुए हैं। हम एक यकीनन तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता मुल्क में अगर देखा जाए तो हम बिल्कुल अपनी गुर्बत की सतह के बहुत नीचे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपकी बात को आगे बढ़ाता जाऊँ, ये बिल्कुल उसी तरह इस तरह पाकिस्तान में भी कुछ जो साहिब हैसियत लोग हैं उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, वो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया है, अलग होकर सुकून से बैठे, उन्हें कोई किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं है। वो उन्होंने आके सोशल मीडिया पे कह दिया कि जी हम यहाँ भी अलग हो गए, हम जनाब हमने अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर लिया, आइसोलेट कर लिया। वो कर सकते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको भी भूख के लाले पड़ रहे हैं, उनको तो मतलब दो अलग किस्म के इस तरह लोग हैं, इसी तरह ममालिक भी हैं। तो हमारा शुमार उस मुल्क में होता है जो वाकई गरीब मुल्क है, जिसको वाकई एक भूख की और मतलब रोजगार की टेंशन है। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि उन बंगलों के अंदर उन तमाम जगहों पे जहाँ पे जाके लेबर काम करती थी, मासियाँ काम करती थी, उन मासियों की भी छुट्टी कर दी उन्होंने। अब वो क्या करेंगे, तनख्वाह पूरी देंगे क्या, मतलब ये अलग है, लेकिन कि उनको भी जो है कि इसका रुख्सत कर दिया कि आप चले जाएंगे। अखलाकी तौर पर देनी चाहिए तनख्वाह पूरी। अच्छा, तनख्वाह देंगे, यकीनन उम्मीद है कि देंगे, क्योंकि कराची के अंदर तो और ज़्यादा ही देते हैं जो उनको रखते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बारे में जो सूरत हाल है, यकीनन हम जो सूरत हाल पैदा हुई है, पहले जब सबसे पहला प्रोग्राम हुआ था उसमें भी मैंने आपसे ये कहा था कि अल्लाह ताला खैर करे, अगर कहीं मामला ज़्यादा होते हैं तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम इसका मुकाबला कर सकें। ठीक है, यानी ये जब चाइना के अंदर ये बात हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो वो तबका है हमारे इधर जिन्होंने कि अपने आप को समझते भी हैं, पैसा भी है, तमाम वसाइल भी हैं, उन्होंने अपने आप को एक कोने में कर लिया है। वो अपनी मदद कर लेंगे, जो उनको हेल्प कर सकते हैं वो कर लेंगे। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो है उस मजदूर तबके का जो कि फैला हुआ है। यानी इस मुल्क के अंदर ऐसा फैला हुआ है कि शायद गवर्नमेंट के पास तमाम का बायोडेटा नहीं हो सकता, और अगर बायोडेटा हो भी किसी भी तरीके से नाला से आप ले लें तो सबसे बड़ा गवर्नमेंट के लिए जो मुश्किलात हैं, मतलब ये गवर्नमेंट पे तनकीद नहीं है लेकिन मुश्किलात हैं ये कि वो उन तक किस तरह हेल्प करे। एक तो वो तबका है जो कि फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वालों के बायोडेटा मौजूद है। अच्छा, बहुत से ऐसे शोबे हैं, दुकानों पे हैं, उनके भी हो सकता है। लेकिन वो तबका जो रोजाना खड़ा होकर फुटपाथ के ऊपर अपनी नौकरी के लिए, अपने दिहाड़ी के लिए किया करता था, वो उसके लिए दुश्वारी है कि उसका कोई बायोडेटा भी नहीं है। हजारों ऐसे वर्कर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे और एडहॉक पे जो है काम कर रहे हैं, उनका कोई बायोडेटा नहीं मिल सकता अगर उसके अंदर मालकान ताउन ना करें। अगर मालकान ताउन करेंगे तो फिर उनका मिल सकता, नहीं तो उनका नहीं मिल सकता। एक तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। दूसरी तरफ हुकूमत की पॉलिसियों का मामला है। देखें, बात यह है कि हुकूमत के लिए ही पहली बार मौजूद है, लेकिन हमारी सूरत हाल मुल्क की यह हाल है कि हम मुख्तलिफ जो हमारे सियासी लोग हैं, मुख्तलिफ जो लोग हैं, अगर वो एक राय हो जाए, उनकी एक सोच हो जाए, उनकी एक पॉलिसी हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि शायद कौम यकसू हो जाए। अभी सूरत हाल ये नहीं है। अभी सूरत हाल ये है कि हमारी अपोजिशन अपने एक फैसला कर रही है, उसके अंदर उन्होंने ताउन कहा है, बिलावल ने कहा है कि हम हुकूमत के साथ ताउन करने को तैयार है। हुकूमत भी दिख रहा है कि वो भी ताउन करने को तैयार है, लेकिन इसमें अगर देर होगी तो सूरत हाल और ख़राब हो सकती है। अच्छा, अभी भी ना वो एक जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये तो कह रहे हैं कि हम
ताउन करने को तैयार हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको आप हमारे लिए कोई काम है तो बताएं। मगर जो हुकूमती मशीनरी है वो मेरा नहीं ख्याल कि इनसे मदद लेने के अभी तक कुछ ऐसे वो नज़र आए कि वो कहें कि ठीक है शहबाज शरीफ साहब आप मैदान में आए और ये जिम्मेदारी संभालें आप, और आप ये आप ऐसा करें। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत अभी अच्छा, जो सूरत कल की वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनी है, यकीनन वज़ीर आज़म का अपना प्लान होगा, वो मतलब एक दूर की सोचते हैं उसके होगा, वो अपने उनके नज़रिए होंगे। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ की बड़ी कमी नजर आई। देखिए, जो काम अपोजिशन ने अपनी तमाम जमातों को बुला के प्रोग्राम किया है, यही प्रोग्राम जो है कि इसका वज़ीर आज़म भी कर सकते थे, मुख्तलिफ मौक़ों के अंदर मतलब किया भी है, सैलाब के मौके पे किया है और इससे पहले भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि शायद हुकूमत को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अपनी अना को ख़त्म करे। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पे इधर एक गिरा लगाते हैं हम, एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, वक्फे से वापस आते हैं ना, तो फिर ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से यहाँ से आप जो अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, यहाँ से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। बॉय ज्योति जरासीम से जी खालिद साहब, हम वक्फे से वापस आ गए हैं और कोरोना वायरस और पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो आप वक्फे से पहले ये बता रहे थे कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस बारे में अपने कुछ ख्यालात का इजहार कर रहे थे। देखिए, वज़ीर आज़म साहब जो है तकरीबन 2.25 महीने के अंदर 4 दफ़ा खिताब कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और कौम से खिताब किया उन्होंने, और वो अभी तक जो है लॉकडाउन और कर्फ्यू इसी में जो है उनके उलझे हुए हैं। यकीनन कोई होगा उनके जहन के अंदर, यानी वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि लॉकडाउन क्या चीज़ है और कर्फ्यू क्या चीज़ है। लॉकडाउन से मुराद उनकी भी कर्फ्यू है, जबकि मतलब सिंध गवर्नमेंट इस बारे में वाज़ेह तौर से जो कर रही है वो यही है। अच्छा, बिल्कुल सेम केस, यानी जो वज़ीर आज़म जिस तरीके से लॉकडाउन की मुखालफत कर रहे थे, उसकी तकरीर के जो कौम से खिताब किया था 24 घंटे बाद नोटिफिकेशन आप उठा के देंगे पंजाब का सिंध का बिल्कुल एक है, यानी जो चीज़ें इन्होंने की हैं वही चीज़ें उन्होंने कर दी वहाँ पे। अब मसला ये है कि वो कौन से मुशीर हैं, वो कौन से ख़ास लोग हैं जो उनको मशवरा दे रहे हैं। वो यकीनन बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वज़ीर आज़म है, वो कौम के लिए मतलब मुंतखब हैं, लोग उनसे सवालात करेंगे। लेकिन हो ये रहा है कि वो कर्फ्यू और जो लॉकडाउन के चक्कर में इतने उलझ गए हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार की सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल में शायद 400 या 500 केसेस हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और उन्होंने आज जो है मुकम्मिल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, मुकम्मिल। अच्छा, यही हाल आप। अच्छा सर, मैं माजूद चाहता हूँ यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ठीक है, वो उनके हिफाजती इक़दाम जो हैं वो बड़े कुछ जगहों पे बेहतर नज़र आ रहे हैं। मीडिया में मैंने देखे कि उनके वो पुलिस का उनका अपना कोई इज्तिमा था, इसमें वो सारी उनको ब्रीफिंग वगैरह दे रहे थे, तो कोई सैकड़ों की तादाद में लोग थे और सब ने मास्क पहने हुए थे और उनके पास सैनिटाइजर्स जो हैं वो टेबल पे पड़े हुए थे जो उन सबको दिए जा रहे थे। हमारे यहाँ पे जो ये तबका जो पुलिस के हमारे जो एहलकार हैं, इनको उस तरह की सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। मैंने कल एक वीडियो देखी, किसी ने व्हाट्सएप पे शेयर की हुई थी, इसी तरह वायरस के हवाले से, ये अपना सूरत हाल के हवाले से इन्होंने ब्रीफिंग दी जा रही थी, तो सारे साथ साथ खड़े थे उस तरह, और कोई वो एहतियात नहीं की जा रही थी जो होनी चाहिए थी। तो हमें सबसे पहले जो उन लोगों को मतलब जो फ्रंट लाइन पे है, जो काम कर रहे हैं, उनको पूरी सहूलियात और उनको पूरे वसाइल जो है ना उन पूरे करने की जरूरत है। इस टाइम पुलिस, रेंजर्स, फौज, डॉक्टर, ये फ्रंट लाइन के लोग हैं। देखिए ना, मतलब ये है कि ये भी तो हमारे ही लोग हैं ना, ये भी तो इस माशरे के लोग हैं। अगर इन काम करने वाले लोगों को आपने वो सहूलत नहीं दी, वो फैसिलिटीज नहीं दी जो कि उनके लिए जरूरी, हमसे ज्यादा जरूरी है, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये मसला और आगे जाके मजीद बन सकता है, खासतौर से पुलिस। और पुलिस को भी थोड़ा सा इसमें एहतियात करनी चाहिए। इतनी चीजें हो सकती हैं कि उसमें एहतियात कर ले वो, लेकिन वो भी हमारे माशरे का हिस्सा है, वो भी इसी तरीके से चल रही है जिस तरह के मतलब लोग चल रहे हैं। जी आप कल देखें, जहां हम इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक कोई वैन थी, कोई मतलब कोई पिकअप सी, उसमें पीछे पानी की बोतलें थी, ठीक है, वो बंदा जा रहा था। अब पानी हर बंदे की जरूरत है, आप सारी चीजें बंद कर लें, आप रिक्शे वाले को पकड़ लें, उस बंदे को पकड़ के उतार के बाहर मुर्गा बना रहे थे ये कि जनाब तू स्ट्राइक से कितने फिरने बाहर। मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है, कोई अपनी इतनी सी, मेरा ख्याल है कि हर एक को जिम्मेदारी का सबूत देना है, और तो कोई इसमें कोई तीसरी चीज नजर नहीं आती है। भारत की बात कर रहे थे आप सर, तो मैं आपकी राय उसमें शामिल करना चाहूंगा। अगर भारत में ये फैल जाता है तो
मतलब उनके हाथ से ये अगर डोर निकल जाती है तो वहां 1 अरब से ज्यादा लोग हैं, वो तो तहस नहस हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा उनका। जिस तरह चीन में भी इतने बड़े लोग थे तो उन्होंने सिर्फ इतने ज्यादा लोग थे तो उन्होंने वुहान तक इसको महदूद रखा। असल जीत ये है कि आप सिर्फ एरिया डिफाइन कर दें, इससे बाहर नहीं, और उसको आहिस्ता 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 मिनिमाइज करें। देखें, इंडिया और पाकिस्तान की माशी सूरत तकरीबन एक जैसी है, वहां के लोगों की अवेयरनेस एक जैसी है, यानी जो वहां पे गरीब तबका है उसके अंदर यकीनन इन चीजों की कमी है। चाइना जो है उसके अंदर एक मरकजियत है, वहां पे एक हुकूमत ऐसी है जिसके पास सब कुछ है। जिन जगहों पे जमहूरियत है वहां दुश्वारियां पैदा हो रही हैं, चाहे यूरोप हो, यूरोप के अंदर भी ये सूरत है कि वहां पे जमहूरियत है, वहां दुश्वारियां हो रही हैं। पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, यहाँ पे इन दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है कि लोग जो है इसका थोड़ा सा, लेकिन वहां पे जो चाइना के अंदर सूरत है वहां तो ऑर्डर बस ये उसकी बुनियाद पे वो चलते हैं और वो उसके ऊपर उनको फायदा भी हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने किया है तो अभी तो उनके पास कम थे ना। अगर यही सूरत हाल हिंदुस्तान के अंदर बिगड़ती है तो मैं समझता हूँ पत्ते कितने मुल्कों को ले डूबेगा वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो उस मुल्क के अंदर रहेगा, वो तो पता कहाँ मतलब खतरा अगर देखे जाए तो जितनी सरहदें मिलती हैं उन सबको हासिल है। हम अगर ये सोच लें कि ईरान का हो गया और हमारे साथ नहीं हुआ है तो ये भी गलत है। ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे साथ हो सकता है और हुआ भी है। मतलब जिस तरीके से जो इब्तिदा हुई है, जिस जगह से हुई सरहदों से, वो एक अलग मौजूद है कि वहाँ पे क्या किया उनके साथ जो लोग आए थे, क्यों एहतियाती तदबीर नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म के साथ शुरू में डील दिखाई है हमने, शुरू में डील दिखाई। अब वज़ीर-ए-आज़म के साथ मसला ये है कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि शायद अभी हालात वो नहीं है। अभी ये सूरत हाल है कि आपके जो सिंध के अंदर जो है 400 मरीज हैं, मतलब ये कि केसेस आए हैं, और इससे पहले जब 200 अफराद थे कराची सिंध के अंदर, वहां पे मेरे ख्याल में 30 या 35 अफराद थे। अब पंजाब का रेशो तेजी से ऊपरता जा रहा है, यानी अब 300 पे आ गया, 295 के करीब उनका आ गया है। इसका मतलब यह है कि अब पंजाब के अंदर अल्लाह ना करे कि और तेज हो, लेकिन यह कि वहां पे तेज हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि शायद जो उन्होंने लॉकडाउन का फैसला किया बहुत सही किया, और इसको अगर मरकजी सतह पर हौसला अफजाई हो जाए, लेकिन अगर मरकजी सतह पर नेगेटिव गुफ्तगू हो जाए, फिरदौस आशिक जो है वो कुछ और गुफ्तगू करें, उसके बाद कुछ और लोग गुफ्तगू करें, फिर उनका अमला जो है, उनकी जो काबीना है, जो कैबिनेट है, वो कुछ और बात करे, सिंध और कुछ और बात करे, तो उससे क्या रहता है कि यकसुई लोगों में नहीं हो पाती और लोग जो है कि इसका डबल माइंड होते हैं। इस टाइम जरूरत है कि हम एक कौम बन जाए और एक पॉलिसी लें। लॉकडाउन 80% हो चुका है, फौज कह चुकी है, फौज ने अपनी पॉलिसी बना ली है, फौज उस बारे में मुकम्मिल यकसू है, उसने अपने तमाम जो है कि इसका पॉलिसी दे दी और अमलन तकरीबन तैयार है वो, और तब अपना काम शुरू कर दिया है। इस टाइम वज़ीर-ए-आज़म फिर इंतजार कर रहे हैं कि जी माशी सुरताल, लोगों की माशी सुरताली होगी। भाई इस कराची के अंदर तो हमने मुस्तकिल हड़तालें देखी हैं। आज जो मजदूर जिस मुकाम पे खड़ा है वो 1 हफ्ते का खाना खा सकता है घर पे बैठ के इस टाइम, लेकिन अब से अगर 20 दिन बाद ये काम होगा तो उसके पास, चूंकि आप लॉकडाउन करें ना करें, मुल्क की माशी सूरत खराब हो चुकी है, कारखानों की सूरत खराब हो चुकी है, लोग जो है मजदूरों को मतलब ये कि साइड कर दिया गया, यानी अगर कुछ भी लॉकडाउन भी नहीं हो तो लोगों के लिए रोजगार नहीं है, लोग माशी लिहाज से परेशान हैं। किस किस्म की पॉलिसीज बनाने की जरूरत है इस वक्त, इस सारे सिनेरियो को देखते हुए? जो फैक्ट्रीज हैं उनके मालिकान को किस किस्म के अहकामात जारी करने की ज़रूरत है, तनख्वाहों के हवाले से, छुट्टियों के हवाले से, अपनी प्रोडक्शन के हवाले से? इस मतलब ये जो सारा एक माहौल बना हुआ है, इसमें हुकूमत अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकती है उसने कर दिया, उसने ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने कह दिया कि इतने 100 अरब इसके लिए, इतने 100 अरब इसके लिए, इतने 100 अरब इसके लिए, ताकि कहीं ना कहीं जो है वो आवाम को रिलीफ मिल सके। ठीक है, हम अमेरिका कनाडा नहीं है, हमारे पास जो है इसी किस्म का रिलीफ भी मिल जाए हमें, और वो भी सही तरफ पहुंच जाए तो ये बड़ी बात है। तो इस वक्त पॉलिसीज क्या क्या बनाने की जरूरत है? देखिए फहीम भाई, हमने इसका मतलब रखी हुई ये बात कि सह फरीकी आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी, यानी हुकूमत, मालकान और एम्प्लायर और एम्प्लाइज, यानी एम्प्लाइज, एम्प्लायर और हुकूमत, इन 3 की आप मीटिंग जब बुलाएंगे तो ये जो है कि इसके अंदर बैठ के तय करें आप कि जो मजदूर हैं उनकी फहरिस्तें तबादला करें, फैक्ट्री को बंद करने का तरीका, मालकान अगर इस मौके पर कोई इमदाद करना चाहते हैं, बेहतरीन अगर मालकान इस सिलसिले में एम्प्लायर जो है तैयार हो जाए तो मैं समझता हूँ कि लोगों को जो रिलीफ गवर्नमेंट देना चाह रही है उससे बेहतर कोई दे ही नहीं सकता है। इसलिए उनके पास लिस्टें, उनको मालूम है कि डेली वेजेस के लोग कितने काम कर रहे हैं, अगर वो मुखलिस है। और ये चीज़ें इंफरादी तौर से नहीं होंगी, ये चीज़ें तय होंगी किस चीज़ से कि आप जो है कि इसका बैठें, इनको बैठाना पड़ेगा। यूनियन जो नुमाइंदे हैं जो सब चाह रहे हैं कि मतलब काम हो। इस वक्त फैक्ट्रियों की सूरत ये है कि सब जत्था है, यानी एक कमरा है, उसके अंदर मशीनें लगी हुई हैं, लोग काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ सूबे के लोग हैं, मुख्तलिफ मुकामात के लोग हैं, सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ पर है। उन फैक्ट्रियों को तो बंद करना पड़ेगा आपको जिनकी ज़रूरत नहीं है। जो सिर्फ वो कौन सी है जिनकी ज़रूरत नहीं है? तमाम है, सिर्फ वो चीज़ें जो गवर्नमेंट ने पाबंदी उठाई है ना, फर्ज करें कि आपकी फार्मा की कंपनियाँ हैं,
ये आपको खोलनी पड़ेंगी। ठीक है ना। इसके बाद फूड के सिलसिले में जो है वो करनी है, यानी वो तमाम चीजें जो कि लोगों को आपने पाबंदी नहीं लगाई हुई है वो आपको वो उन चीजों को तो आप करें, और उसके अंदर भी वो तमाम हिफाजती इक़दाम करें जो कि गवर्नमेंट खुद करना चाह रही है। सही। अब फूड की आड़ में ये अपना ड्रिंक्स वाली कंपनियां जो है, एक साइड की कंपनी है ना, एक उस साइड की कंपनी ने क्या किया है कि मतलब वो फैक्ट्री खोली हुई है, एक पेपर मिले उसने खोला हुआ है, तावीलें गढ़ के। बात यह कि इस मौके भी तो कम से कम लेबर डायरेक्टरेट है, ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको तो कम से कम अपने होश के नाखून लें कि उनको पता है कि गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें क्लियर लिख दिया है कि ये चीजें बंद होंगी, ये जो है इसका खुलेंगी। अब उसका सहारा लेके आप खोल लें तो इसका मतलब ये है कि अगर एक फैक्ट्री के अंदर कोई मामला होते हैं तो उस पूरे इलाके के अंदर जो फैल जाएंगे। तो ये एक सूरत ये बन रही। तो आपका मतलब जो इतलात मिल रही है कल की कि अभी आपकी एक जो है इसका उस पर जो है कल सिक्योरिटी वाले को उठाया है रेंजर्स ने, पुलिस ने, बल्कि मैं तो SHO की तारीफ करूंगा कि उसने बहुत बड़ी कंपनी है, वो बहुत पावरफुल कंपनी है, लेकिन वो गया जाके सिक्योरिटी वाले को उठाया, मैनेजर को उठाया, ले जाके बंद कर दिया उसको। और वो कोई कमजोर लोग नहीं हो फैक्ट्री वाले। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लिया, उसको फैक्ट्री को जो सील किया। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस बारे में तो मुखलिस नजर आई कि उसने जो है इसका कम से कम उस पावरफुल कंपनी को जो है इसका बंद कर दिया। इसी तरीके से और जगहों पे जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो चल रही हैं उनको बंद करना। अच्छा, हो क्या रहा है, हुकूमत ने कह दिया है कि इनको पैसा मिलेगा, ये नहीं आएंगे ड्यूटी पर तो इनको जो है पैसा दिया जाएगा। अब ये सूरत हाल है कि मालकान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक इनसे काम ले सकते हैं काम ले लिया जाए, यानी उनको तो पैसा देना है। अब वो प्रोडक्शन के लिए जिस हद तक लेना चाहते हैं उस लिहाज से लेना चाह रहे हैं। इस पे लेबर डायरेक्टरेट को, सेक्रेटरी लेबर को, हुकूमत सिंध को कम से कम ये कि थोड़ा सख्ती दिखानी पड़ेगी। सही। और मुखलिस तरीके से जो है इसका उनके लिए करना होगा। फिर जो हुकूमत ने पैकेज का ऐलान किया उसके लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाए। ठीक है, इस वाज़ेह पॉलिसी के हवाले से बात करते हैं और अवाम के रवैये के हवाले से भी बात करनी है मुझे कुछ, क्योंकि बड़ी एक अजीब सी वीडियोस भी हमें देखने को मिली हैं कि जो लोग मदद करने के लिए गए हैं कुछ ऐसे इलाकों में, वहां पे उन लोगों के साथ क्या क्या किया गया है, इस बारे में बात करेंगे। एक वक्फा है छोटा सा, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास। खालिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे कोरोना वायरस और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात हो रही है। सर, पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे आप और अवाम के रवैये के हवाले से जो है थोड़ी सी हमने बात करनी थी। कॉलर हमारे साथ होल्ड पे है, शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, बात कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दिएगा, मैंने बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी, एक लम्हे के लिए होल्ड करिएगा भाई, वॉल्यूम बढ़ा दें, मेरे पास आवाज कम आ रही है इनकी। हाँ, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। मैं जनाब हुक्म कीजिए, नाम बताइए अपना। खुर्रम बात कर रहा हूँ, फहीम खुर्रम जमाल जी। खुर्रम जमाल साहब, जनाब कहिए। अच्छा बेटा, ये देखिए दो तीन चीजें बहुत सीरियस हैं। सबसे पहली बात तो ये कि भी भाई जो बैठे हुए ये कह रहे थे कि जी जरूरत है इसकी कि लोग अपने वो जो हमारे यहाँ तो वैसे दुनिया का मानवा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज्यादा डोनेशन होती है, लोग फलाही काम करते हैं। लेकिन हमें अफसोस ये है कि वो सियासतदान जो 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लेके हमसे वोट लेते हैं, उन्हें चाहिए कि इस वक्त कम से कम 1-1 करोड़ रुपए निकाल दें तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। जो वोट लेने के लिए, हमसे लेने के लिए 3-3 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो आज भी इसकी भी तो जरूरत है कि अपने पैसे निकालें। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो सबसे बड़ा इशू है वो है कंट्रोल का। अब पुलिस अगर कंट्रोल करना चाह रही है और अगर उसने किसी में उन्होंने सामान्य इबरत बनाया, उनको 6, 8, 10 आदमियों को मुर्गा बनाया, उसको मजाक बनाया हुआ है और उसको उस SHO को सस्पेंड कर दिया, भाई वो क्या करेगा? अगर वो इस तरह, या उन्हें उठा के जेल भेज दे, जेल भेज के तो फिर कहेंगे कि हमारे बच्चों को तंग किया जा रहा है। अगर उसको बताया तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी गलत किया है। क्या गलत किया? आपने टीनेजर बच्चों को बाइकें दी गई, 3-3, 4-4 लेके 8-8, 10-10 मोटरसाइकिलों पे निकले हुए और 3-3 बैठे हुए हैं, तो किसका कसूर है? नहीं, जो लॉकडाउन में पाबंदी है तो पाबंदी है, वो अब उन्हें यही हरबे आजमाने पड़ेंगे। अगर प्यार की बात समझ रहे होते तो शायद फिर हमें पुलिस और रेंजर्स और आर्मी की जरूरत ही ना पड़ती सड़कों पे। सही, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त वो है आपके यहाँ इसका बैंक से सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन जो होती है वो दुनिया भर में ये माना गया है कि मनी से होती है। आपने उठा के बैंक खोले हुए हैं, भाई खुदा के वास्ते कोई कयामत नहीं आ रही, अदालतें खोल दी हैं, वहां पर मुंह से मुंह मिला के लोग अदालतों में जा रहे हैं।
ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच जमाल साहब। खुर्रम जमाल साहब, आपने कॉल किया। बैंक के हवाले से आपको बताते चलूं कि इसके बारे में कंसिडर किया है इन्होंने कि बैंक्स बंद किए जाएं, मगर बैंक्स बंद कर दिए तो फिर वो सब कुछ ठप हो जाएगा। लोग ये जो पैसे का मामलात है, पैसे पहुंचाने और पैसे का लेन देन, ये सब कुछ रुक जाएगा। इसको मिनिमाइज करने की कोशिश की है इन्होंने कि जो बहुत ही कम कर दिया जाए, और ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ ये सारे बैंक्स भी कोशिश कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ आए, तो वो कोशिश की जा रही है। अदालतों की बात जहां तक है तो अदालतें, इन्होंने, इनके पास रेफरेंस है आज की अखबार में, मैं यहाँ पढ़ रहा था, एक था कि अदालत बंद करने के बारे में कि बरतानिया में अदालतें जो है वो खुली हुई हैं, तो मुझे मिल नहीं रहा, खैर कि बरतानिया में भी जो अदालतें हैं वो अभी खुली हुई हैं, अदालतें जो हैं वो बंद नहीं होंगी। ठीक है, वहाँ पे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो लिए जाएं और काम को किया जाए। सर जी आ जाए, इस तरफ आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि अपने पैसे निकालें सियासतदान। मेरा ख्याल है कि सियासतदानों से तो हम सवाल करेंगे ही, ठीक है, वो एक मतलब उन्होंने पैसे निकालने हैं। अवाम जो अपने एक जखीरा इकट्ठा करके बैठे हुए, राशन इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, इन्हें वो राशन नहीं निकालना चाहिए जो पैसे खुद हम लोग जो खुद अफोर्ड कर सकते हैं, क्या वो नहीं करना चाहिए? इस बारे में बताइए थोड़ा सा। और ये जो लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं सिर्फ देखने के लिए कि लॉकडाउन हुआ है, चेक कर रहे हैं यार, सिर्फ इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए, तो पुलिस को क्या रवैया आजमाना चाहिए इस बारे में? ये है कि अगर इस कौम के जो लोग हैं उनको ये पता चल जाए कि 3 दिन बाद क़यामत आने वाली है, वो घर के अंदर राशन 10 दिन का जमा करेंगे, और जाए नमाज भी महंगी हो जाएंगे सर, और जाए नमाज भी महंगे हो जाएंगे। तो इस कौम के तो मतलब ये है कि जो भी है, लेकिन बात ये है कि जो इस मुल्क के सियासतदान हैं उनकी भी तो सूरत हाल यही है ना। बात ये कि ये सारी चीजें तो वहीं से मुंतकिल हो रही हैं। वो बात उन्होंने जो की बिल्कुल सही किया। ये हर एक आम आदमी का सवाल है कि भाई करोड़ों अरबों रुपए हैं, तुमने जिस तरीके से भी कमाए, ये भी हम इस पे सवाल ही नहीं करते कि आपने किस तरीके से कमाए, लेकिन कम से कम ये है कि कुछ ना कुछ तो आप लगा दें इसके अंदर। अच्छा, इस बारे में ऐसा नहीं है। ये हम क्यों मतलब ठीक है, ये इखलाकी तौर पे तो आप कह सकते हैं, वो भी इखलाकी तौर पे तो लगा सकते हैं। एक बंदे के पास पैसा है, उसने जैसे भी कमाया है, और अगर वो क्यों लगाए? नहीं, सिर्फ खुदा खौफी के लिए तो लगा सकता है, उसके अलावा दूसरी रीजन बताएं मुझे। देखिए, खुदा खौफी से मुराद ये है कि खुदा खौफी का डर तो हमें और आपको बैसियत मुसलमान है ना। हाँ। दुनिया के अंदर जो लोग इमदाद कर रहे हैं क्या खुदा खौफी की बुनियाद पे कर रहे हैं? वो कहीं ना कहीं उनके अंदर तो वो है ना, एक वो चैरिटी वगैरह कर रहे हैं, इंसानियत है ना। अच्छा, इस मुल्क के अंदर ये है कि हम खुदा खौफी की बुनियाद पे लगाए ना। हाँ। बात ये कि हमारे हम एक मुसलमान हैं, हम जब ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह रसूल अल्लाह का अजाब है, अल्लाह ताला ने मतलब ये हमें हमारे अमालों की सजा दी है, तो भाई पे उसका हल ये है कि उसको जो है कि उस मुल्क के मिल के सारे लोग, जिन लोगों के पास पैसा है वो भी निकालें। लेकिन यहाँ बहरहाल एक अफरा तफरी है, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, चले आ जाते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। अभी वो तबका जिसके लिए हमारे वजीर आजम साहब वो बेहद वो दर्द रखते हैं, परेशान है, और जिनको सोच के वो कोई वाज़ेह फैसला भी नहीं कर पा रहे अभी तक, हमें जो नजर आ रहा है, इस तबके को जब बांटने की बारी आई है, मैंने अभी वीडियोस देखी, एक जगह पे एक साहब खाना लेके आए हैं, एक पहुंचे हैं, उसको इन्होंने दबोच लिया, और वो खाने के चक्कर में दूसरा कोई पैसे बांटने आया था, उसको भी दबोच लिया बखैर। आपको याद है जब आटे के ट्रक जो दिए जाते थे तो मतलब किसी कॉलोनी में, किसी मोहल्ले में पहुंचते थे तो वो कुछ अमवात सिर्फ भगदड़ मचने से हो जाती थी। तो अवाम में लाइन बनाने का एक शऊर नहीं है। हमारा मुकाबला जो है वो सिर्फ कोरोना के साथ साथ जहालत के साथ भी तो है। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे कुछ तो आप क्या समझते हैं, किस तरह तकसीम किया जाए? एक न्यूज पढ़ रहा था उसके ऊपर कि अमेरिका के अंदर जो है असले की जो दुकानें वो सारी खाली हो गई, लोगों ने खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? यानी ये पढ़े लिखे कौम की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए खरीद लिया कि अगर वहां पे हालात ज्यादा खराब होते हैं और सूरत हाल और ज्यादा खराब होती है तो वहां पे खाना जंगी हो सकती है, छीना झपटी हो सकती है। ये सूरत हाल कहाँ की है? एक बड़े मुल्क की है। इस मुल्क के अंदर अल्लाह न करे अगर ये नौबत आती है तो हो सकता है कि सिर्फ दीन का रिश्ता और मजहब का रिश्ता और अल्लाह का ताल्लुक हो सकता है, जो कि शायद आप रोक लें। नहीं तो सूरत हाल यही हमने देखी है, हमने रमजान शरीफ में भी देखा लोगों को जिस तरीके से सूरत हाल बनती है। तो हुकूमत पाकिस्तान, अच्छा तरीकेकार ये सही नहीं है जो राशन देने का मतलब क्या तरीकाकार होना चाहिए? क्योंकि जो दोस्त देख रहे हैं हमें, ये भी किसी ना किसी की मदद करना चाहते हैं। आप यहाँ से 500 पैकेट भी बना के ले जाएंगे ना तो आगे 5000 नजर आएंगे। 5000 ले जाएंगे तो आप फिर जाके कहेंगे यार काश अल्लाह ताला मुझे और हिम्मत दे और ज्यादा कर। दो तरीके हैं, देखे ना, एक तो वो है जिस तरह जेडीसी वो है अलखिदमत वाले हैं, ठीक है, और इस तरीके से सैलानी है, मतलब इनका अपना एक नेटवर्क है।
ये निचली सतह पे उतरे हुए लोग हैं और खदमत का अपना जो हल्के जोन उसकी सतह पर लोग हैं, उनको जरूरत नहीं है किसी की। वो ऐसा सिस्टम है कि जाके खुद दरवाजे के ऊपर दे के आ जाएंगे। एक तो ये तरीका है जो अपने लिहाज से करते हैं, जो उनके वसाइल है उस लिहाज से। दूसरा फिर ये कि हुकूमत क्या करे, वो पॉलिसी उसको बनानी पड़ेगी। वो उनको इन कुव्वतों को जो कि मतलब काम कर रही हैं और अच्छे लोग भी हैं, मतलब ये कि इस बारे में मुखलिस भी हैं, तो इन लोगों के साथ ताउन करके। दूसरा फिर ये है कि आपके यूसी किस लिए है, ओके, आपके जो यूसी के नाजिम है, यूसी के जो लोग मौजूद हैं, वो एक बार उसको और मजीद बेहतर करने के लिए हो सकता है कि इन लोगों को उसके साथ कमेटियां बना दें। अच्छा। यूसी की सतह पे कमेटियां बना दें। कमेटियां बनाने के बाद आप इस टाइम लीडरी का नहीं सोचें। आप ये नहीं सोचें कि पीस पार्टी को क्रेडिट मिल जाए, मुस्लिम लीग को मिल जाए, तहरीक इंसाफ को मिल जाए, फलां को मिल जाए। इस टाइम इन तमाम अफराद को साथ लेके कमिश्नर की सतह पे नीचे अगर ये कमेटियां बनती हैं तो मैं समझता हूं उनको पता है। और फिर टोकन सिस्टम, देखिए कुछ लोगों ने टोकन सिस्टम भी किया हुआ है, कुछ जमातों ने किया भी किया हुआ है। अच्छा, ये वर्कर जो है इन्हीं की बुनियाद पे वर्कर बनेंगे। अब वो कह रहे हैं कि मैं इतने यंग जमा करूंगा। आपके जो है इसका इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो भाई मतलब वक्त नहीं है कहने का ये, लेकिन उनके साथ जो यंग जमा होते हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनती है वो एक अलग मामला होगा। तो यंग आप जमा करें लेकिन इनके साथ करें। फिर उसके बाद आपके बेशुमार अदाकार वगैरह जो हैं जिन्होंने अपनी खोली हुई है वेलफेयर, जो है क्या नाम है उसका, शहजाद राय है, ये दूसरे लोग हैं, ये लोग भी तो मुखलिस लोग हैं, अबरारुल हक हैं, अबरारुल हक हैं, मतलब ये तमाम लोग हैं जो कि मतलब लगे हुए हैं। आप इन तमाम को निचली सतह पे उतारें। सही। अगर आप निचली सतह पे उतार के इस सिस्टम के साथ चलेंगे तो होगा, नहीं तो इसके अलावा फिर गवर्नमेंट यानी कि हर शोबे के लोगों को आगे आना होगा, ठीक है, और सारे मिल के एक स्ट्रेंथ बना के फिर जो है ना नीचे रूट तक हम अपनी जिम्मेदारियां जो है निभा सकेंगे। सर जी थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, एक अच्छी गुफ्तगू रही, यकीनन इससे देखने वालों को और हम लोगों को जो है वो फायदा होगा। तो प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। फहीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से कल के रोज फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा।